फायदा नहीं आने का, समझ में नहीं आएगा। तो होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको करके क्लास में आना है आगे से। तो वो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, द्विघात समीकरण। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण क्या होती है इस बारे में पढ़ लिया था। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है? किसे कहते हैं द्विघात समीकरण? लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी इसी का दिया था। जिस समीकरण की घात 2 हो सर। जिस समीकरण की घात 2 हो। वेरी गुड। किसने दिया है आंसर? अपना नाम बताओ एक बार। दीपांशु सर। दीपांशु, वेरी गुड। तो एकदम सही आंसर दिया है दीपांशु ने। ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। समीकरण की घात 2 होने का मतलब यह है कि चर की अधिकतम घात 2 होना। ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी होना? 2 होना। ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब चर की अधिकतम घात 2, या ये भी कह सकते हो जैसे दीपांशु ने बोला कि समीकरण की घात 2 होनी चाहिए। समीकरण की घात 2 होने का मतलब क्या है? कि चर की अधिकतम घात का 2 हो जाना। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें आप देखिए चर क्या है? चर क्या है? x है। चर क्या है? इसमें x है। ठीक है। और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और इसमें बराबर का निशान लगा है तो ये समीकरण है। तो चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो यानी समीकरण की घात 2 है। और अगर समीकरण की घात 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? सर नो। सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस और नो? ये हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं? तो चर की अधिकतम घात इसमें कितनी है? चर क्या है? x, उसकी घात कितनी है? 1। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। द्विघात समीकरण क्या होती है? फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। ये सभी को क्लियर है क्या द्विघात समीकरण क्या होती है? सभी स्टूडेंट्स बताएं, ये सभी को क्लियर है? ठीक है। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है। आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सी समीकरण ऐसी है जो द्विघात नहीं है। तो मैं आपको पोल भेज रहा हूं, तब तक आप उसको सॉल्व करें। पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सी समीकरण आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने होमवर्क में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको होमवर्क में मिले थे या पिछली क्लास में कराए थे। तो करिए इसको सॉल्व और बताइए कि इन चारों में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। सर पोल में करना है क्या? हाँ जी, पोल में करना है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और आपकी बुक में भी है ये ऐसे क्वेश्चन, अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन आपने देखे हों।
होमवर्क आप क्यों नहीं करते हो भाई? होमवर्क करके आया करो। मैं हर क्लास में यही कहता हूँ, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। कोई सुनता ही नहीं है। छह ही बच्चों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है आप। सर कितनों का सही है? 7 में से 5 बच्चों का सही है, 2 का गलत है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल से 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको इन चारों में ये देखना है कि द्विघात समीकरण की परिभाषा मैंने क्या बताई। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। तो आप ये देख लो इनमें से किसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। वो सॉरी, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है उसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। इस टाइम क्लास में 24 बच्चे हैं, तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। सोलह बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए इसको। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखिए, इसमें आपको यह बताना था कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, द्विघात समीकरण हम पहचानते कैसे हैं? द्विघात समीकरण हम पहचानते कैसे हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। पहले वाले ऑप्शन में चर क्या है? z। चर क्या है? z। उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है। सी में भी देखो, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। डी में देखो, चर क्या है? बी, उसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। अच्छा, ये हमें पता चल चुका है कि भाई बी ही सही होगा, क्योंकि ए, सी और डी तो हमारे चर की अधिकतम घात इनमें 2 है, तो इसीलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो बी को चेक करते हैं। बी क्या है? x+7 का होल स्क्वायर बराबर x-7 का होल स्क्वायर। x+7 का होल स्क्वायर बराबर x-7 का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में 2 सर्वसमीका बताई थी। एक तो बताया था a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। और एक सर्वसमीका बताई थी a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। तो पहले क्या लिखा हुआ है? x+7 का होल स्क्वायर। तो a की जगह x है, b की जगह 7 है। तो a+b के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका में यहां पर लगा सकता हूं। तो पहले क्या आएगा? a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा? b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा? 2ab। तो 2 a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 7। फिर बराबर
ऐसे ही इसमें लगा सकते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सब समीकरण इसमें लगेगी। a की जगह क्या लिखा हुआ है x और b की जगह क्या लिखा हुआ है 7। तो पहले है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर है प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab। तो माइनस 2a कितना है x और b कितना है 7। ये वाली चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 प्लस 2 सत्ते 14x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 सत्ते 14x। बताओ ये सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर से समझा दो। क्या फिर से समझा दो। आपको ये फॉर्मूले पता है? क्या है ये करना आता है? अगर मैं आपको x प्लस 7 का होल स्क्वायर निकालना कहूं तो निकाल सकते हो? पहले ये बताओ, ये सब करने आते हैं या नहीं आते? ये दूसरे चैप्टर मैंने सिखाए थे। बताओ पहले ये बताओ जिन्होंने डाउट पूछा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर निकालो तो आप ये फॉर्मूला लगाना जानते हो? बोलो भाई, माइक ऑन करो, माइक ऑन सर करो। जानते हो? बताओ कैसे लगाओगे? बताओ कैसे लगाओगे? ये फॉर्मूला लगा के दिखाओ मुझे। बताओ कैसे लगाओगे? सेकंड चैप्टर पढ़ाया था मैंने, बहुपद, उसमें बताए थे। और मैंने वहां ये कहा था कि भाई इनको समझ लो, इनको सीख लो, होमवर्क कर लो, ये आगे पढ़ने पड़ेंगे। तो तब तो कोई कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। अब ये चीजें करा रहा हूँ, इनके होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, कोई नहीं कर रहा। आगे जब इनका यूज होगा तो बोलोगे सर समझ नहीं आया। भाई समझ कैसे आएगा? खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, या सब कुछ अगर मैं करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। खुद भी करना पड़ेगा कुछ। खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा खुद तोड़ते हो ना, या खुद चला जाता है वो? थाली सामने रखी और खुद उठ के चला गया मुंह में? करना पड़ेगा। होमवर्क किसी 2-3 बच्चों को छोड़ के किसी का नहीं आया ग्रुप में? किसी का भी होमवर्क नहीं आया है ग्रुप में 3-4 बच्चों को छोड़ के? ए की जगह क्या लिखा हुआ है x, फिर प्लस है तो प्लस, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 7। तो ए का मान x है, बी का मान 7 है, वो मैंने इसमें रख दिया। तो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह क्या है x और बी की जगह क्या है 7। मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ करते ही नहीं, सब कुछ मैं ही करूं। मैं भी तो कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो ये चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क करो जो मैं दे रहा हूँ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 2 सत्ते 14x। तो x प्लस 7 के होल स्क्वायर में जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो a की जगह लिखा था x, b की जगह लिखा था 7, तो इसमें रख दिया। a की जगह x रख दिया, b की जगह 7 रख दिया, ये आ। और वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। सेम ऐसे ही इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 7, तो इसमें लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। सो माइनस 2a कितना है x और b कितना है 7, तो 14x। अब इन सबको मैं इधर ले आऊंगा, इन तीनों को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ आकर माइनस का हो गया, 49 भी दूसरी तरफ आकर माइनस का हो गया, और 14x भी दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो, बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, 49 माइनस 49 क्या हो गया 0, 14 और 14 कितने हो गए 28x। तो 28x बराबर 0। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 1।
तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 28x बराबर 0। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए थे। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। मानक रूप यानी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कि हमारी जो द्विघात समीकरण है वो लिखी कैसे जाती है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। यानी आप अगर किसी द्विघात समीकरण को हल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इस रूप में ले आओ। मानक रूप का मतलब क्या है कि मान लो आपको किसी द्विघात समीकरण को हल करना है, ठीक है, आपको किसी द्विघात समीकरण को हल करना है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में टाइम से आया करो भाई, कोई टाइम है क्या आने का, 7:20 हो रहे हैं। टाइम से आया करो क्लास में सभी लोग, हर क्लास में सेम चीज रिपीट कराते हो। जो लेट आ रहे हैं अटेंडेंस नहीं लगेगी, अगली बार से मैं मना कर दूंगा अटेंडेंस के लिए। जो लेट आ रहे हैं 7 बजे के बाद जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा मानक रूप। ये हमारा क्या होता है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो द्विघात समीकरण है वो हमेशा किस रूप में लिखी होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, फिर एक्स वाला पद आना चाहिए, फिर अचर आना चाहिए, फिर बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, आपकी जो द्विघात समीकरण है वो कैसे लिखी होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझ लो क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, फिर एक्स वाला आना चाहिए, फिर अचर आना चाहिए, फिर बराबर और फिर 0। अगर आपकी द्विघात समीकरण इस रूप में नहीं लिखी है तो उसको लिखना है। जैसे मैंने देखो ये लिखी थी, ये वाली देखो मैंने लिखी थी, ये जो लिखी हुई है इसमें तो देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आ रहा है, फिर एक्स वाला पद आ रहा है, फिर अचर आ रहा है, तो और बराबर में 0। तो ये हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है। ये हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आ रहा है, फिर एक्स वाला पद आ रहा है, फिर अचर आ रहा है बराबर में 0। तो ये होता है हमारा मानक रूप। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी क्या है, ए बी और सी है हमारी वास्तविक संख्या है। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं। यानी ए बी सी की जगह कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। वास्तविक संख्याएं मतलब जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में है। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स, जितने भी संख्याएं, चाहे वो माइनस वाली हो, चाहे वो दशमलव वाली हो, चाहे वो प्लस वाली हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, जितने भी हमारी संख्याएं इस दुनिया में हैं वो क्या, वो ए बी सी हो सकती है। ए बी सी की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। ये चीज सभी को क्लियर हो गई। मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, और ए बी और सी क्या होती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर सभी को, ये चीज क्लियर है सभी को। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं अभी तक बताओ ज्वाइन हो रही है क्लास। आज मुझे लग रहा है कोई विजिट हुई है क्या स्कूल में, जो इतने सारे बच्चे आ गए आज क्लास में। तब इतने बच्चे तो नहीं आते, आज कहाँ से आ गए इतने सारे। आज कहा गया होगा आपसे क्लास में आने को, तो आज आ गए। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है। मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज और, ये ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो ए 0 हो गया, मान लो इस ए की जगह 0 आ गया, 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो 0 के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, यानी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर
0। तो ये कितना बचा, bx प्लस सी बराबर 0। लेकिन अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण रह गई है, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें तो चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी आप a को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने a को 0 किया, हमारी जो द्विघात समीकरण है वो रैखिक समीकरण में बदल गई। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन आपके सामने है। अगर a 0 हो गया तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी 0 हो जाएगा, और अगर ये एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमारी नहीं रहेगी अगर a को मैंने 0 कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा ना, फिर ये सिर्फ रैखिक समीकरण बचेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता, और a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, a क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है। b क्या है, जो x के साथ गुणा हो रहा है। c क्या है, एक अचर है। ठीक है, a क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है। b क्या है, जो x के साथ गुणा हो रहा है। और c क्या है, एक अचर है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो बताओ क्या ये मानक रूप में लिखी हुई समीकरण है या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो मानक रूप हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप चेक करो मानक रूप क्या कहता है। मानक रूप ये कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आएगा, तो देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला ही आ रहा है। ठीक है, फिर मानक रूप ये कहता है कि एक्स वाला पद आएगा, तो देखो एक्स वाला ही आ रहा है। फिर मानक रूप ये कहता है कि अचर आएगा, तो देखो अचर ही आ रहा है। फिर मानक रूप ये कहता है कि बराबर आएगा, तो देखो बराबर ही आ रहा है। फिर मानक रूप ये कहता है कि 0 आएगा, तो देखो 0 ही आ रहा है। तो ये समीकरण हमारी मानक रूप में लिखी हुई है। ये समीकरण हमारी मानक रूप में लिखी हुई है। ये बात सभी को क्लियर हो गई है कि कैसे चेक करना है मानक रूप? ठीक है, पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाला पद, तो एक्स स्क्वायर वाला ही आ रहा है। फिर एक्स वाला आएगा तो एक्स वाला ही आ रहा है। फिर अचर आएगा तो अचर ही आ रहा है। बराबर आएगा तो बराबर ही आ रहा है। 0 आएगा तो 0 ही आ रहा है। इस तरीके से हमें मानक रूप को से समीकरण को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बताइए। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो अच्छा, अगर इसमें मैं देखूं मुझे एक्स वाला नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 9 बराबर 0। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्स वाला पद इसमें नहीं है ना, तो मैंने 0x लिख दिया। 0x भी तो 0 ही होगा, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। और फिर माइनस का 9 बराबर में 0। तो क्या ये मानक रूप में है? बताइए, क्या ये मानक रूप में है? मानक रूप ये लिखा हुआ है, आपको बस ये चेक करना है कि क्या ये मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप क्या कहता है कि पहले क्या आएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। फिर एक्स आएगा तो देखो एक्स ही आ रहा है। फिर अचर आएगा तो देखो अचर ही आ रहा है। फिर बराबर आएगा तो देखो बराबर ही आ रहा है। फिर 0 आएगा तो देखो 0 ही आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण भी हमारी मानक रूप में हो गई। ठीक है, डन। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि इसका यूज अब हमें करना है आगे, तो अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे के क्वेश्चंस में हमें इसको यूज करना है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। मानक रूप सबको क्लियर हो गया है क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर अचर, फिर बराबर, फिर 0। साइन बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सर क्या सिर्फ ए, हाँ सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको रीजन बताया ना, अगर ए 0 हो गया तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा ना फिर। लेकिन मान लो अगर बी 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सी 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी और सी के 0 होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये द्विघात समीकरण ही रहेगी। लेकिन अगर ए 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है, मिली? क्लियर हुआ आपको? ओके, बी और सी 0 हो सकते हैं लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक सवाल है, सोचिए और बताइए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर 0 है, तो क्या समीकरण द्विघात समीकरण होगी?
क्या समीकरण आपकी द्विघात समीकरण होगी? अभी मैंने बताया ये, अगर a 0 हो जाए तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण होगी? एक ही जगह 0 अगर मैं रख दूं तो a बराबर 0 रख दो तो a की जगह 0, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा हो गई तो 0 हो गया, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो 0 और बी एक्स को जोड़ोगे तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही जगह 0 रखने पर जो हमें समीकरण मिल रही है वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, अब आपको मानक रूप में लिखना है इन समीकरणों को और ए बी और सी के मान बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें, इसको मानक रूप में लिखें और ए बी और सी के मान बताने हैं। तो कोशिश करिए करने की, कैसे करोगे। मानक रूप में लिखना अभी मैंने सिखाया। मानक रूप का मतलब क्या होता है? पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर अचर, फिर बराबर, फिर 0। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मानक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में आपको समीकरण लिखनी है और ए बी और सी के मान बताने। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करें और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते। करिए सभी लोग ध्यान से। मानक रूप में कैसे लिखेंगे? आया क्या किसी का आंसर या मैं कर रहा हूं? बताओ। ओके, एकता ने आंसर दिया है ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -5। वेरी गुड। देखिए, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। 2x² 2x² प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 4 प्लस का 4 बराबर में है 9। इसको आपको मानक रूप में लिखना है। अच्छा, मानक रूप में लिखने का मतलब क्या है कि पहले क्या आएगा? x² वाला। तो पहले x² वाला ही आ रहा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। पहले आएगा मानक, इसको चेक करते जाओ और लिखते जाओ। ax² है, यानी पहले x² वाला पद आएगा, तो x² वाला मैंने लिख दिया 2x²। फिर क्या आएगा? x वाला पद, तो x वाला ये लिख दिया मैंने प्लस का 3x। फिर क्या आएगा? अचर, अचर क्या है? प्लस का 4। फिर आएगा बराबर, तो बराबर। फिर आएगा 0, लेकिन इधर तो 0 है ही नहीं, इधर तो 0 है ही नहीं। यहाँ पर 0 कहाँ है? नहीं है ना 0। तो यानी मैं क्या करूंगा, इस 9 को यहां से हटाऊंगा, तभी तो 0 बनेगा ये। अगर मैं इस 9 को इधर ले आऊं बराबर के इस तरफ, तो इधर 0 हो जाएगा। तो मैं इस 9 को इधर ले आया, ये 9 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 9, फिर बराबर और 0। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिला? 2x² प्लस 3x। 4 - 9 कितना होगा? 4 - 9 कितना होगा भाई? बड़ा नंबर 9 है, वो माइनस का है तो माइनस आया, और 9 में से 4 गया तो 5 बराबर में 0। अब देखो ये मानक रूप में आ गई है आपकी समीकरण। यस और नो, सभी स्टूडेंट्स बताएं।
आपका मानक रूप क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, तो देखो एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है, फिर एक्स वाला पद, तो देखो एक्स वाला आ रहा है, फिर अचर, तो देखो अचर आ रहा है, फिर बराबर, तो देखो बराबर आ रहा है, फिर जीरो, तो देखो जीरो आ रहा है। तो अब ये मानक रूप में आ गया है, यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट? मानक रूप में सभी को क्लियर, कैसे लिखेंगे? अब यहां से आपको क्या निकालना है, ए बी और सी के मान निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, इस समीकरण की तुलना किससे करोगे, मानक रूप से। ठीक है, इसकी तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब ये है कि भाई ए क्या है, ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। तो अपनी समीकरण में देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, दो, तो ए का मान क्या हो गया, दो। फिर बी क्या है, बी वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो अपनी समीकरण में देखो एक्स के साथ लिखा हुआ है तीन, तो बी का मान हो गया तीन। ठीक है, और चिन्ह के साथ लिखना है हमें। अब आप बोलोगे सर चिन्ह के साथ आपने यहाँ तो लिखा नहीं, यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, दो भी प्लस का है, तीन भी प्लस का है, तो चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बारी आती है सी की, तो सी क्या है, सी है आपका अचर, तो इसमें अचर क्या है, माइनस का पांच, चिन्ह के साथ लिखना है, तो सी का मान हो गया -5। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, दो और तीन के आगे मैंने चिन्ह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस के हैं, तो प्लस के हैं तो चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसके सामने चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई माइनस का है तो माइनस लगाकर हमें दिखाना है। तो यहाँ पर पांच माइनस का है, तो इसलिए मैंने पांच के आगे माइनस लगाया। तो ए का मान कितना आया, दो, बी का मान कितना आया, तीन, सी का मान कितना आया, -5। इसमें किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसका हमें यूज आगे भी करना है, जब द्विघात सूत्र पढ़ेंगे हम, वहां पर हमें ए बी सी निकालने पड़ेंगे। विविक्त कर जब आप पढ़ोगे उसमें आपको ए बी सी निकालने पड़ेंगे, तो ये आने चाहिए सभी को। बताओ क्लियर हो गया सभी को कैसे करना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस टू बराबर x। तो इसको सॉल्व करिए सभी लोग। इसको मैं हटा दूं क्या? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं फिर इसको हटा दूं। क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। पहले आप इसको किस रूप में लिखोगे, मानक रूप में। ओके, एकता का आंसर आया है, ए का मान एक, ओके, बी का मान -4, -3, हाँ वेरी गुड। सी का मान, सी का मान जीरो। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें भाई, वेरी गुड एकता। तो आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब है ए एक्स। भाई जो बच्चे अब आ रहे हैं, जो भी अभी आए हैं क्लास में, अगली क्लास से टाइम से आना है, वरना मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। जो लेट आ रहे हो, क्लास शुरू हुए 40 मिनट हो चुके हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे सभी लोग। आज मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो कभी क्लास में दिखे ही नहीं इससे पहले, और अगर आए भी होंगे तो स्टार्टिंग में आए होंगे और आज आए हैं। बहुत सारे नाम दिख रहे हैं मुझे ऐसे, जो या तो काफी दिन बाद आए हैं या पहली बार भी आया होगा, कोई 3-4 महीने बाद आया होगा। एसपी सर आए थे, हाँ तभी तो।
कभी तो चलिए इसको सॉल्व करें। सी का मान 0 - 3, 0 - 3 मतलब समझा नहीं मैं। ए का मान 1, बी का मान -4, भाई -4 कैसे आ गया? ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 0। वेरी गुड मिली। प्रियंका वेरी गुड। महिपाल कुमार नाम से स्टूडेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। अच्छा, ए का मान 1, बी का मान -3, सी का 0। देखो भाई, मानक रूप में लिखना है सबसे पहले, तो कैसे लिखोगे इसको? सिंपल है, पहले गुणा कर दो अंदर। एक्स की एक्स में गुणा हुई तो एक्स गुना एक्स, माइनस एक्स की 2 में गुणा हुई तो 2x। बहुत चिंताजनक स्थिति है भाई आप लोगों की, बराबर में एक्स की जगह एक्स आ गई। जिन जो इसका आंसर नहीं कर पाए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 2x बराबर x। ठीक है, अब x इधर जाकर क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा। भाई बराबर के जो मानक रूप है वो ये कहता है कि बराबर के इस तरफ आपको कुछ नहीं रखना जीरो के अलावा। बराबर के इस तरफ कुछ नहीं हो सकता, जीरो रहेगी। तो बराबर के इस तरफ आपको जीरो करना है। जीरो कैसे करोगे? जब इसको इधर ले आओगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा। इस x को जब इधर ले आओगे तो ये जीरो बन जाएगा ना इधर। मानक रूप आपको पता है, लिखा हुआ है सामने सभी के। मानक रूप ये कहता है कि बराबर के इस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं होने का मतलब ये है ना कि इसको इधर ले आओ, इसको भी क्यों रख रहे हो इधर? तो मैं इसको इधर ला रहा हूं, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x² माइनस 2x, ये x प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में 0। तो यहां पर क्या बचा? x²। अब -2x और -x कितना होगा? माइनस का 3x बराबर में 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² माइनस 3x प्लस 0 बराबर 0। लिख सकता हूं क्या? है ना? क्योंकि इसके आगे मैं अगर 0 ऐड भी कर दूंगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। यही चीज सेम है ना, दोनों दोनों सेम है। x² माइनस 3x लिख लो या x² माइनस 3x प्लस 0 लिख लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी में 0 ऐड कर दूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है? व्यापक रूप क्या कहता है? पहले x² वाला आता है तो x² वाला आ रहा है, फिर x वाला आता है तो फिर x वाला आ रहा है, फिर अचर आता है तो अचर आ रहा है, फिर बराबर आता है तो बराबर आ रहा है, फिर 0 आता है तो 0 आ रहा है। यानी ये व्यापक रूप में है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चाहिए? ए, बी और सी के मान चाहिए। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी के मन में कोई संदेह, किसी के मन में कोई डाउट? बताइए। नो प्रॉब्लम, चलिए वेरी गुड। तो यहां अब मुझे क्या चाहिए? ए, बी और सी के मान चाहिए। तो मैं इसकी तुलना करूंगा किससे? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। जो मेरा व्यापक रूप है उससे तुलना करके ए, बी, सी निकल जाएंगे। तुलना करने पर तो ए क्या है? जो x² के साथ है। तो अपनी समीकरण में देखो, x² के साथ क्या है? भाई जहां कुछ नहीं होता वहां पर वहां हम 1 मानते हैं तो 1 है। बी क्या है? बी वो है जो एक्स के साथ है। तो एक्स के साथ कौन है? -3, साइन के साथ लिखेंगे, -3। सी क्या है? सी अचर है, तो अचर इसमें 0 है तो सी का मान 0। तो ये हमारे आंसर आ गए। ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान 0। डन? क्लियर सभी को? इजी है? कोई डाउट? इजी है? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको सॉल्व करें फिर पोल में करें। थर्ड वाला सॉल्व करिए सभी लोग, बताइए एबीसी के मान क्या होंगे। सबसे पहले आप इसको मानक रूप में लिखेंगे।
मानक रूप क्या होता है? ये मानक रूप हमने लिखा हुआ है, ये है हमारा मानक रूप। तो आपको अपनी जो समीकरण है उसको पहले मानक रूप में लिखना है, उसके बाद ए बी और सी के मान निकालना। ओके, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर -1। वेरी गुड। एकता महिपाल कुमार नाम से हैं, इन 3 बच्चों ने आंसर दिया। बाकी पहले क्या करोगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना आता है ना, एक्स को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? गुणा वगैरह करनी है, सभी को आती है। एक्स को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब व्यापक रूप क्या कहता है कि भाई बराबर के इस तरफ 0 रहनी चाहिए, तो इस तरफ तो 0 है नहीं, मतलब मुझे इनको हटाना पड़ेगा, तभी तो 0 लाऊंगा मैं यहाँ पर। इनको मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को भी मैं बराबर के इस तरफ ले आता हूँ और 1 को भी इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया और 1 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में क्या आ गया, 0। तो मुझे बराबर में 0 ही रखनी है। व्यापक रूप ये कहता है कि भाई इस तरफ तीनों अपने एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर को इस तरफ रखो और बराबर में 0 रखो, तो बराबर में 0 हो गई। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो कितने बचा, 1x स्क्वायर बचा। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर क्या है, प्लस का 3x तो प्लस का 3x, फिर क्या है माइनस का 1 तो माइनस का 1 बराबर में 0। बताइए ये समीकरण व्यापक रूप में आ गई है या नहीं? ये जो समीकरण है इसको मैं सॉल्व करके व्यापक रूप में ले आया हूँ। व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, पहले तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। फिर व्यापक रूप ये कहता है कि फिर एक्स वाला पद आना चाहिए, तो एक्स वाला ही आ रहा है। फिर व्यापक रूप ये कहता है कि फिर अचर आना चाहिए, तो अचर ही आ रहा है। फिर व्यापक रूप ये कहता है कि बराबर आना चाहिए, तो बराबर ही आ रहा है। फिर व्यापक रूप ये कहता है कि 0 आना चाहिए, तो 0 ही आ रहा है। मानक रूप या व्यापक रूप कुछ भी बोल सकते। अब इसकी तुलना करेंगे और एबीसी के मान निकालेंगे। तो इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए का मान कितना है, ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1, तो ए का मान 1 आ गया। बी कौन है, बी वो है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है, प्लस का 3, तो बी का मान प्लस का 3 आ गया। सी कौन है, वो है जो अचर है, तो अचर -1 है, तो सी का मान -1 है। 1, 3 और -1। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट्स बताएं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है,
तो पहले आपको अपने क्वेश्चन को व्यापक रूप में लेकर आना है, उसको कैसे भी करो, सॉल्व करो, ये सब चीजें सॉल्व वगैरह करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भाई फिर सीखो, करो प्रैक्टिस, तभी आएगा। ये सब आपको सिखा चुका हूं मैं। 9th क्लास में भी आपने सीखा था, आपको किसी और टीचर ने पढ़ाया होगा 9th में, तो 9th में सिखाई होंगी ये सब चीजें कि गुणा कैसे करते हैं। और 10th में भी आपको सिखाया, मैंने सिखाया था 2nd चैप्टर में। ठीक है, तो पोल का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसके मानक रूप बताना है, क्या होगा, क्या बताना है, इसका मानक रूप बताना। तो आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको पोल भेजूंगा। और आज मैं इसका होमवर्क भी भेजूंगा, तो प्लीज होमवर्क कर लेना आज सभी लोग। पिछले क्लास में तो होमवर्क आपने किया नहीं, कुछ बच्चों को छोड़कर। पोल में करना है क्या सर? हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है, आप पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x² + 3x - 5 बराबर 5x + 3। इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है हमारा, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, यानी इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने का मतलब क्या है कि आपको इन सबको बराबर के इस तरफ 0 आना चाहिए। ये बीच में बराबर का निशान है ना, तो मानक रूप में बराबर के इस तरफ 0 आ रहा है, तो इसमें भी इस तरफ 0 आना चाहिए, यानी इनको आप इधर ले आओगे और इनके साइन बदलोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपको करना। 3 में से 2 ही बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, जोड़ना घटाना भी नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे, जोड़ घटा भी नहीं आती। 10th क्लास में आ गए कुछ बच्चों को जोड़ घटाई नहीं करनी आती। चलिए, 6 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। बारह में से 8 बच्चों का आंसर सही है। चौदह में से 10 बच्चों का सही है। सोलह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 5 बच्चों ने जोड़ घटा में गलती की है। 17 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। भाई क्या ही, बाईस में से 13 बच्चों का आंसर सही है। यार जोड़ नहीं पा रहे आप लोग, हद हो गई यार। क्या ही मतलब, बोर्ड के पेपर देने वाले हैं। चिन्ह बदलेंगे ना, जब उधर लेके जाएंगे 5x को, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का होगा। 3 ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का होगा। फिर उनको जोड़ना घटाना क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग हो तो वो घटाते हैं, चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ते हैं। ये सब आपको 9th क्लास में भी सिखाया था, 10th में भी सिखाया था।
तब भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सीखा ही नहीं था। 22 में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 23 में से सिर्फ 14 बच्चों का आंसर सही है। भाई अब मैं पहले आपको जोड़ना घटाना ही सिखाना पड़ेगा लग रहा है। जब चिन्ह अलग अलग हों, तो यार हद हो गई, इसी को पढ़ाता रहूंगा मैं। चिन्ह अगर अलग हैं तो हम घटाते हैं। चिन्ह अगर एक जैसे हैं, ये छठी सातवीं क्लास में पढ़ाया जाता है। चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। क्वेश्चन है x² + 3x - 5 बराबर 5x + 3। मुझे इसको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। व्यापक रूप ये कहता है कि भाई इस तरफ 0 रहने चाहिए, इस तरफ पहले x² वाला पद आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर अचर आएगा। तो पहले x² वाला आ गया + 3x - 5, क्योंकि इस तरफ 0 होना चाहिए तो मैं इनको इस तरफ लेकर आऊंगा, दूसरी तरफ ले आऊंगा। तो 5x क्या है? प्लस का है तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया -5x। ये 3 प्लस का है तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया -3 और बराबर में 0 आ गया। बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है? मैं इन दोनों को 5x प्लस का था तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया, 3 प्लस का था तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया। अब क्या बचेगा? x²। 3x - 5x कितने होंगे? लोगों ने लिखा है 8x। बहुत सारे बच्चों ने क्या आंसर दिया? बी। उन्होंने 3 में से 5 को घटाकर 8 लिखा है। 3 में से 5 घटाकर 8 लिखा है। अब बताओ, ये हरकतें हैं 10th क्लास वालों की। 10th क्लास वाले बच्चे ऐसे नहीं होते 3 - 5 8 करने वाले, है ना? 10th क्लास वाले बच्चे वो होते हैं जो 3x में से 5x को घटाकर ये सब देखना भी ना पड़े, सीधा -2x लिखे। तो 3x और 5x दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग हैं तो घटाते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। बड़ा कौन है? 5। वो माइनस का है तो माइनस का चिन्ह। बड़े वाले नंबर का चिन्ह आता है माइनस। 5 में से 3 गया 2x। ठीक है। -5 और -3, -5 और -3 को कुछ लोगों ने लिखा है 8। 10th क्लास वाली हरकतें नहीं है ये। 5 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है। चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। तो 5 और 3 हो गया 8। अब इसमें बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना। 5 और 3 में से कौन बड़ा है? 5। वो माइनस का है तो माइनस, और 5 और 3 8 और बराबर में 0। तो आंसर ये आएगा। जिन्होंने ये आंसर दिया है उनके आंसर बिल्कुल सही है, और जिन्होंने ये बी आंसर दिया है ना, वो तो थोड़ा सोचो बैठ के अकेले में कि आप कर क्या रहे हो। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, जिन्होंने ए बी डी आंसर दिए हैं, थोड़ा सोचो खुद के बारे में कि क्या करना चाहते हो जीवन में। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? हाँ, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है। वेल डन, एक्सीलेंट। ओके, चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको एक काम करते हैं, अगली क्लास में कर लेंगे, फिर टाइम लगेगा। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। अगला